साल था 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब शांति की एक नई उम्मीद जगी थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे, गले मिल रहे थे और कह रहे थे अब जंग नहीं होगी। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर कारगिल की बर्फीली चोटियों से एक ऐसे धोखे की खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी कारगिल संघर्ष की कहानी को पड़त दर पड़त खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये बताएगी कि कैसे एक चरवाहे की वजह से ये सब शुरू हुआ, कैसे भारत ने एक तरह से हाथ पीछे रखकर भी ये लड़ाई जीती और कैसे इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे सिर्फ एक भारत पाकिस्तान का युद्ध समझना एक भूल होगी। ये कहानी है विश्वासघात की, कूटनीति की, एक ऐसी जीत की जो शायद सैन्य जीत से भी बड़ी थी, और उन इंसानी जज्बों की जो -40 डिग्री के तापमान में भी देश के लिए लड़ रहे थे। और ये सोचना भी हैरान करता है कि इस पूरे संघर्ष की पहली भनक भारत को किसी सैटेलाइट या इंटेलिजेंस रिपोर्ट से नहीं, बल्कि एक खोए हुए याक की वजह से लगी। यही बात तो सबसे एक तरह से फिल्मी लगती है कि इतने बड़े घुसपैठ की शुरुआत एक चरवाहे ताशी नामग्याल से हुई जो अपनी याक ढूंढ रहा था। क्या यह सच है? मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हमारी सेना को इससे पहले सच में कोई अंदाजा नहीं था कि एलओसी पर हो क्या रहा? उस समय तो यही माना गया। 3 मई 1999 को जब ताशी ने अपनी दूरबीन से देखा कि कुछ पठानी सूट में लोग बंकर बना रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसने जाकर सेना को बताया। जब सेना ने एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी तो उनका सामना भारी गोलीबारी से हुआ। तब जाकर इस घुसपैठ की गंभीरता का एहसास हुआ। हाँ, बाद के रिपोर्ट्स में इंटेलिजेंस की चूक की बातें सामने आईं, लेकिन उस पहले पल में तो यही चरवाहा हमारी पहली रक्षा पंक्ति बना। और ये कोई छोटी-मोटी घुसपैठ नहीं थी, ये तो एक पूरा... नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाकिस्तान का ऑपरेशन बद्र था और ये कई महीनों से चल रहा था। उन्होंने सर्दियों का फायदा उठाया। जब भारतीय सेना अपनी कुछ ऊंची चौकियों को खाली कर देती है, पाकिस्तानी सेना के जवानों ने मुजाहिदीनों के भेस में लगभग 130 भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। उनका मकसद साफ था, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 1 को काटना। अच्छा, जिससे सियाचिन में भारतीय सेना अकेली पड़ जाती? बिल्कुल, और भारत को कश्मीर पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता। मतलब एक तरफ लाहौर में शांति की बातें और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहते रहे कि उन्हें इस प्लान की खबर ही नहीं थी। और यहीं पर पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति का खेल शुरू होता है। ज्यादातर सोर्स यही मानते हैं कि ये पूरा प्लान उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का था। वो शांति प्रक्रिया से खुश नहीं थे। तो ये सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, एक तरह से ये अपनी ही सरकार के खिलाफ एक सैन्य साजिश भी थी। तो नवाज शरीफ को या तो अंधेरे में रखा गया या फिर आधी अधूरी जानकारी दी गई। खैर, जब भारत को इस धोखे का पता चला तो जवाब देना तो बनता था। तब शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। बिल्कुल, हजारों सैनिकों को तुरंत कारगिल भेजा गया और 26 मई को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत मोर्चा संभाल लिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है, जिसने इस युद्ध का नतीजा तय कर दिया। आप उस फैसले की बात कर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी ने वायुसेना को एलओसी पार करने से मना कर दिया था? ये तो सुनने में बहुत बड़ा रिस्क लगता है। मतलब दुश्मन आपकी जमीन पर बैठा है और आप अपनी एयरफोर्स को कह रहे हैं कि आप जवाबी हमला करने के लिए उनकी सीमा में नहीं जा सकते। ये तो हाथ बांध कर लड़ने जैसा नहीं है? हाँ, पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा सैन्य नुकसान लगता है और उस समय के एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनेस ने भी यही दलील दी थी। लेकिन वाजपेयी का ये फैसला एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। आप इसे ऐसे समझिए, जब भी दो देशों में लड़ाई होती है तो दुनिया के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि हमलावर कौन है और पीड़ित कौन। पाकिस्तान यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीर में लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं और भारत उन पर ज्यादती कर रहा है। और एलओसी पार न करके भारत ने यह साफ कर दिया कि हम हमला नहीं कर रहे, सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ था, हम अपनी जमीन पर लड़ रहे हैं, हमें पाकिस्तान की जमीन का 1 इंच भी नहीं चाहिए। इस एक फैसले ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिसात पलट दी। अमेरिका, G8 देश, यूरोपियन यूनियन सब भारत के पक्ष में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन करके साफ साफ कहा कि अपनी सेना वापस बुलाओ वरना अंजाम बुरा होगा।
ये भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो एक तरफ भारत दुनिया का दिल जीत रहा था, लेकिन जमीन पर कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक बिल्कुल अलग और जानलेवा लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव का वहां लड़ रहे सैनिकों पर तो कोई फौरन असर नहीं हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कूटनीति अपनी जगह थी, लेकिन पहाड़ों पर बैठे घुसपैठियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके पास ऊंचाई का जबरदस्त फायदा था। वो ऊपर से भारतीय सैनिकों की हर हरकत देख सकते थे और आसानी से निशाना बना सकते थे। द्रास जैसी जगह पर, जो दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में से एक है, रात में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता था। ऐसे में लड़ना तो दूर, जिंदा रहना ही एक चुनौती थी। और यहीं पर तोलोलिंग की लड़ाई इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनी। इसे इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्योंकि तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा किए बिना नेशनल हाईवे को सुरक्षित करना नामुमकिन था। ये चोटी 16,000 फीट की ऊंचाई पर थी और दुश्मन ऊपर से लगातार मशीन गन और तोपों से गोलियां बरसा रहा था। भारतीय सैनिक सिर्फ रात के अंधेरे में या जब मौसम बहुत खराब हो तभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकते थे। मैंने कैप्टन अजीत सिंह का एक किस्सा पढ़ा था। वो बताते हैं कि चढ़ाई के वक्त उन्हें खाने के पैकेट और गोलियों में से एक को चुनना था। उन्होंने 2 किलो के खाने के पैकेट की जगह 100 गोलियां चुनी और 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहे हैं। यह हालात की गंभीरता को दिखाता है। ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, बल्कि भूख, ठंड और उन नामुमकिन हालात से भी थी। तोलोलिंग पर पहला हमला मेजर राजेश अधिकारी की कंपनी ने किया। वो चोटी से सिर्फ 15 मीटर दूर थे जब दुश्मन ने उन्हें देख लिया। आमने सामने की लड़ाई में मेजर अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए और उनकी टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद कर्नल रविंद्रनाथ ने जो किया वो भी कमाल था। उन्होंने 90 लोगों की एक टीम बनाई जिसमें बटालियन के धोबी, मोची और नाई तक शामिल थे, क्योंकि उस ऊंचाई तक भारी गोला बारूद पहुंचाने के लिए हर हाथ की जरूरत थी। और 12 जून की रात को जो हुआ वो इतिहास बन गया। भारतीय तोपों ने तोलोलिंग पर एक साथ हमला बोला। 120 से ज्यादा तोपों से 4 घंटों में 10,000 से ज्यादा गोली दागे गए। दुश्मन के बंकरों को तहस नहस कर दिया गया। तभी उस जगह का नाम बर्बाद बंकर पड़ा। मेजर विवेक गुप्ता की टीम ने पीछे से हमला किया। इस लड़ाई में मेजर गुप्ता समेत कई जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा था। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। तोलोलिंग की जीत एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त थी, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हुए या उन्होंने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उनकी पोजीशन अभी भी बहुत मजबूत थी। तोलोलिंग एक रिजलाइन यानी पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा था और जब तक पूरी श्रृंखला पर कब्जा न हो, खतरा बना रहता। इसीलिए अगला टारगेट पॉइंट 5140 और भी ज्यादा जरूरी था। और इस मिशन की जिम्मेदारी मिली 2 युवा लेफ्टिनेंट्स को, संजीव सिंह जामवाल और विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। इनके सिग्नल कोडवर्ड भी बड़े मशहूर हुए थे। हाँ, ये भी उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। जामवाल का विक्ट्री सिग्नल था ओ या। और विक्रम बत्रा का था ये दिल मांगे मोर। और कमाल ये था कि उन्होंने बिना किसी भारतीय सैनिक को खोए 20 जून की सुबह पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा ने अपने पिता को फोन करके कहा था, डैडी मैंने कब्जा कर लिया है। और सुनने में आया है कि इस चोटी पर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसने कूटनीतिक लड़ाई में भी भारत की मदद की। बिल्कुल, वहां पाकिस्तानी सैनिकों के पे स्लिप्स और दूसरे दस्तावेज मिले। इससे भारत का ये दावा और पुख्ता हो गया कि ये लड़ाई मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना लड़ रही है। ये सैन्य जीत के साथ साथ एक और बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसके बाद एक और कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देती है, टाइगर हिल की लड़ाई और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी। टाइगर हिल पर 1000 फीट की सीधी खड़ी चट्टान थी। क्या ये सच है कि भारतीय सेना ने उसी चट्टान पर चढ़कर हमला करने का फैसला किया? हाँ, ये एक ऐसा प्लान था जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। सबको लगा कि ये एक सुसाइड मिशन है। 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव उस टीम का हिस्सा थे। जब वो आधी चट्टान चढ़ चुके थे, दुश्मन ने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यादव को 3 गोलियां लगीं, उनके कंधे और पैरों में, लेकिन वो रुके नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। 3 गोलियां लगने के बाद कोई 60 फीट की सीधी चट्टान कैसे चढ़ सकता है? यही तो वो जज्बा था जिसने कारगिल में जीत दिलाई। वो किसी तरह ऊपर पहुंचे, एक ग्रेनेड फेंका जिससे दुश्मन के 4 सैनिक मारे गए और उनके बंकर में सन्नाटा छा गया। इसे देखकर बाकी भारतीय सैनिकों को लगा कि यादव ने बंकर पर कब्जा कर लिया है
और वो भी तेजी से ऊपर चढ़ गए और इस तरह टाइगर हिल फतेह हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि योगेंद्र सिंह यादव जिंदा बच गए। फिल्म लक्ष्य का जो क्लाइमैक्स सीन है वो इसी घटना से प्रेरित है। और फिर आता है पॉइंट 4875 का मिशन, जो कैप्टन विक्रम बत्रा का आखिरी मिशन बना। हाँ, टाइगर हिल के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी। कैप्टन बत्रा और उनके साथी कैप्टन अनुज नैयर ने लगभग इस पर कब्जा कर ही लिया था, लेकिन तभी बत्रा ने देखा कि उनका एक साथी, एक लेफ्टिनेंट, एक धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गया है। उसे बचाने के लिए वो जैसे ही अपने बंकर से बाहर निकले, दुश्मन की एक गोली सीधे उनके सीने में लगी। जय माता दी उनके आखिरी शब्द थे। उनके साथी कैप्टन अनुज नैयर भी कुछ देर बाद शहीद हो गए। भारत ने वो चोटी तो जीत ली, लेकिन अपने 2 बेहतरीन अफसरों को खो दिया। आज उस चोटी को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। और इस लड़ाई ने पाकिस्तान की हार लगभग तय कर दी थी। उनके पास अब पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 11 जुलाई से पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटना शुरू किया और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1999 को युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ और तभी से हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। बाद में उन्होंने माना भी कि कारगिल का प्लान उन्हीं का था, तो जो शक शुरू में था वो आखिर में सच साबित हुआ। इस पूरे युद्ध में भारत ने अपने 527 वीर सैनिक खोए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इन 4 बहादुरों को भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। और वाजपेयी जी की वो लाहौर यात्रा और शांति की कोशिशें सब उस धोखे की आग में जल गई। दोनों देशों के रिश्ते शायद दशकों पीछे चले गए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कारगिल युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, ये धोखे के खिलाफ सिद्धांतों की लड़ाई थी। हाँ, ये कहानी है संयम की, कि कैसे एक देश ने उकसावे के बावजूद अपनी सीमा नहीं लांघी और दुनिया का भरोसा जीता। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो उन बर्फीली चोटियों पर देखने को मिला, और ये पाकिस्तान की उस अंदरूनी राजनीतिक कलह को भी दिखाती है जहां एक सेना अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रच रही थी। सही कहा, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक नैतिक और कूटनीतिक जीत भी थी। जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाती हूँ। कारगिल की लड़ाई तोपों और बंदूकों से बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई, लेकिन एक और लड़ाई थी जो टीवी स्टूडियो, अखबारों और दुनिया भर की राजधानियों में लड़ी जा रही थी। वो थी नैरेटिव की लड़ाई, यानी कौन अपनी कहानी को बेहतर तरीके से दुनिया को सुना पाता है। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में क्या सैन्य जीत उतनी ही जरूरी है जितनी अपनी कहानी की जीत? कोई देश सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि जंग की कहानी कैसे जीतता है, शायद यही कारगिल का सबसे बड़ा सबक